अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास जो टॉपिक है वह हमारे पास बायो में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आता है, जिसमें हम लिपिड्स प्रोटीन्स के साथ इसको पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हाइड्रेट्स होते हैं कार्बन के, जिनमें क्या क्या कंसिस्ट होता है। कार्बन होता है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, और ये जो है वो एनर्जी स्टोरेज के लिए भी काम आते हैं और सोर्स ऑफ एनर्जी भी होती है हमारे पास। और ज़्यादातर ये स्टोर होते हैं लिवर में और मसल्स इन द बॉडी और इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, यानी कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में होते हैं। और उसके बाद अगर हम देखते हैं कि केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो केमिकल नेचर किस तरह से है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मैंने यहाँ पे बनाया है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनाया है। यानी कि अगर आपको केमिकल नेचर देखना है कार्बोहाइड्रेट का, तो आप ये स्ट्रक्चर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन में, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट जो होती हैं वो बेसिकली शुगर्स होती हैं, लेकिन अब ये डिपेंड करता है, कुछ जो है वो बहुत स्वीट होती हैं, कुछ कड़वी होती हैं, यानी कि इनका कुछ टेस्टलेस होती हैं। तो ये चीज़ है। अगर हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं तो हम सबको पता है कि क्लासिफिकेशन में हमारे पास 3 बड़े ग्रुप्स आ जाते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो अगर हम मोनोसेक्राइड्स में आ जाते हैं तो मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो सिंगल सेक्राइड यूनिट होते हैं और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते और हाईली स्लूबल इन वाटर होते हैं और स्वीटेस्ट अमंग आल, यानी कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे सबसे ज़्यादा जो स्वीटेस्ट है आपके पास होगा ना कार्बोहाइड्रेट, वो होगा हमारे पास मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स का आपने इंट्रोडक्शन देख लिया कि किस तरह से है। अब आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, यानी कि आगे से जो ग्रुप्स हैं ये भी फर्दर क्लासिफाइड हैं। मोनोसेक्राइड्स में क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स आर 2 कार्बोहाइड्रेट्स विच आर आइथर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। द रेंज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन इन मोनोसेक्राइड इज़ 3 to 7। कि जो रेंज हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन की होगी वो 3 to 7 होगी। ऑल कार्बन एटम्स इन अ मोनोसेक्राइड एक्सेप्ट 1 हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वाइल द रिमेनिंग कार्बन एटम इज़ आइदर द पार्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जनरल फार्मूला भी आप देख लें कि जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है मोनोसेक्राइड की, CnH2nOn। ठीक है, और N जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड जो है वो 2 तरह से होती है हमारे पास। एक तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के ज़रिए होती है और दूसरी हमारे पास किस पे बेस होती है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स पे। ठीक है, अगर हम फंक्शनल ग्रुप में देखते हैं तो हमारे पास आता है कंटेनिंग एल्डिहाइड, यानी कि जिसके पास एल्डिहाइड है तो वो आ जाता है एल्डोसिस, और जिसके पास कंटेनिंग कीटोन है वो वहाँ पे आ जाता है कीटोसिस। ठीक है, और अगर हम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स में देखते हैं तो फिर वो ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस, इस तरह से क्लासिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले तो एल्डोस और कीटोस का आपको क्लियर हो गया होगा कि एल्डोस का जो है, अगर आपके पास मोनोसेक्राइड में एल्डोसिस की बात होती है तो इसका मतलब है कि वो कंटेनिंग एल्डिहाइड, और अगर कीटोसिस की बात होती है तो कंटेनिंग कीटोन। दूसरी क्लासिफिकेशन को समझने के लिए मैं यहाँ पे आप एक टेबल शेयर करती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या तरीका है उन सब चीज़ों का। तो हम देख लेते हैं। अब दूसरी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है जो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स में है, ट्रायोस, यानी कि 3 कार्बन। तो इसका फार्मूला क्या होगा, एन में हमने देखा था कि नंबर, जो हमने मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला देखा था वहाँ पे एन यूज़ हो रहा था नंबर ऑफ़ कार्बन एटम के लिए। तो यहाँ पे ट्रायोस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C3H6O3। ठीक है, इसका फार्मूला ये हो जाएगा। और एल्डोसिस में हम इसको क्या नाम देंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कीटोसिस में हम इसको क्या नाम देंगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और इसका फंक्शन क्या होगा, इंटरमीडिएट्स इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस में आएगा, और एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि जितने भी फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन का काम कार्बोहाइड्रेट्स कर रहा होगा वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट कर रहा होगा, मोनोसेक्राइड का ट्रायोस। उसके बाद अगर हम टेट्रोसिस पे आ जाते हैं तो 4C, यानी कि C4H6H8O4। उसके बाद अगर हम इसको एल्डोसिस में देखें तो हम इसको देखते हैं एराइथ्रोस, और कीटोसिस में हम देखते हैं तो एराइथ्रोलोस। अब ये क्या है, इसका फंक्शन है इंटरमीडिएट्स इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, यानी कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में आपको ये नज़र आएगा टेट्रोस। उसके बाद अगर हम पेंटोस में आ जाते हैं तो आपको पता है 5 कार्बन, तो C5H10O5। और अगर हम एल्डोसिस में इसको देखते हैं तो राइबोस, डीऑक्सीराइबोस का आ जाएगा, और कीटोस में राइबुलोस आ जाएगा।
तो राइबोज, इसका फंक्शन क्या होगा, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर कंपोनेंट ऑफ आरएनए एंड डीएनए रिस्पेक्टिवली। तो राइबोलोज इज़ एन इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस में ही आ रहे हैं ये। उसके बाद हम एक्सोज में देख लेते हैं 6 कार्बन C6H12O6। उसके बाद ये जो एल्डोज में अगर देखें ग्लूकोज या ग्लैक्टोज, और अगर हम कीटोज में देखते हैं तो ये फ्रक्टोज हो जाएगा। ग्लूकोज इज़ रेस्पिरेटरी फ्लूइड, फ्रक्टोज इन एन इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेशन एंड ग्लैक्टोज इज़ द कंपोनेंट ऑफ मिल्क शुगर। यानी कि तीनों चीज़ों का उन्होंने बता दिया है कि ग्लूकोज हमारे पास रेस्पिरेटरी फ्यूल होता है, फ्रक्टोज हमारे पास इंटरमीडिएट होता है इन रेस्पिरेशन, एंड ग्लैक्टोज जो होता है वो कंपोनेंट ऑफ मिल्क शुगर, यानी कि आपके मिल्क शुगर में आ जाता है ये चीज़। उसके बाद हेप्टोज में देखते हैं C7H14O7। तो ये अगर एल्डोज में देखेंगे तो ये क्या नाम आ जाएगा, ग्लूकोहेप्टोज। एंड अगर हम कीटोज में देखेंगे तो ये आ जाएगा सीरोहेप्टुलोज। इसका फंक्शन देखते हैं कि इंटरमीडिएट्स इन फोटोसिंथेसिस, ये भी जो है वो फोटोसिंथेसिस में आ जाएगा। तो ये टेबल मैंने आपको शेयर किया, टेबल में फंक्शंस भी लिखे हुए हैं, कीटोज में क्या होता है, एल्डोज में क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि मोनोसैकेराइड्स आर यूजुअली फाउंड इन ओपन चेन स्ट्रक्चर, यानी कि जब भी आप मोनोसैकेराइड्स का कोई भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड दे आर डिज़ोल्व्ड इन वाटर, मतलब कि ये वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाता है और ये इजीली कन्वर्ट भी हो जाता है रिंग चेन स्ट्रक्चर में। 2 टाइप्स ऑफ रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं मोनोसैकेराइड्स में। एक जो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर आता है वो आता है फर्नेनोस रिंग, और दूसरी आती है पायरेनोस रिंग। ठीक है, फर्नेनोस रिंग एंड पायरेनोस रिंग, अगर ये दोनों जो हैं वो हमारे पास मोनोसैकेराइड्स की रिंग स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। तो फर्नेनोस जो होता है वो 5 मेंबर रिंग होती है विच 1 ऑक्सीजन एटम एंड 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, और ऑक्सीजन एटम इज़ लिंक्ड विद C1 एंड C4 एंड ऑल पेंटोसिस एंड केटोहोक्सिस आर कन्वर्टेड इनटू फर्नेस रिंग। और अगर हम पायरेनोस रिंग में आ जाते हैं तो ये 6 मेंबर रिंग होती है इन विच 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम्स आर फाउंड। ऑक्सीजन एटम इज़ लिंक्ड विद C1 एंड C5 एंड ऑल हेक्सेस आर कन्वर्टेड इनटू पायरेनोस रिंग। ठीक है, अगर हमने ये देख लिया तो उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि कन्वर्शन ऑफ ओपन चेन इनटू रिंग चेन किस तरह से होता है। जैसे कि हमने देखा कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं, फिर ये रिंग चेन स्ट्रक्चर में होते हैं कन्वर्ट। तो ये किस तरह से कन्वर्ट होते हैं हम इसका केमिकली भी देख सकते हैं कि क्या है। देखें, जो ये मैंने पिक्चर शेयर की है इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ओपन चेन जो है वो कन्वर्ट हो रही है रिंग स्ट्रक्चर में। तो ये भी देख लीजिएगा कि ये राइबोस ओपन चेन स्ट्रक्चर है, फिर ये कन्वर्ट हो रहा है फिशर प्रोजेक्शन में एंड हॉवर्ड प्रोजेक्शन में। तो इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पास मोनोसैकेराइड्स में। और अगर अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज़ पे मोनोसैकेराइड्स में, तो वो है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन मोनोसैकेराइड्स, यानी कि अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जो आइसोमर्स हमारे पास बेसिकली हमारे पास स्टीरियो आइसोमरिज्म जो होते हैं वो होता है कि आइसोमर्स इन विच H एंड OH ग्रुप्स आर अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न टू द एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। कि H और OH ग्रुप जो होंगे वो डिफरेंट पैटर्न में होंगे, तो उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो इसमें आ जाते हैं अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे भी आप देख लें, इस डायग्राम में भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से अल्फ़ा ग्लूकोज हुआ हुआ है और किस तरह से बीटा ग्लूकोज हुआ हुआ है। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन मोनोसैकेराइड्स में हमारे पास 3 ग्रुप्स आ जाते हैं। एक हमारे पास आ जाता है इन एनाटियोमर्स, और दूसरे हमारे पास आ जाता है डायस्ट्रियोमर्स, एंड थर्ड हमारे पास आ जाता है एपीमर्स। तो इन एंटीमर्स में क्या होता है कि स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो नॉन सुपर इम्प्रेसिबल होते हैं और मिरर इमेज ऑफ वन अनदर आर कॉल्ड इन एंटीमर्स। यानी कि क्या होगा कि जैसे कि मैं आपके पास एक स्ट्रक्चर शेयर करती हूँ, उसमें क्या हो रहा है कि डी एंड एल आइसोमर्स का नाम दिया हमने। डी मीन्स कि राइट हैंडेड फॉर्म एंड एल मीन्स लेफ्ट हैंडेड फॉर्म। इसमें क्या होगा, आउट ऑफ 16 स्टीरियोमर्स ऑफ ग्लूकोज 8 आर एंटीमर्स ऑफ अदर 8। और उसके बाद अगर हम आ जाते हैं डिएस्ट्रोइसोमर्स में, ये वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं विच हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एच एंड ओ एच ग्रुप एट मोर देन वन एसिमेट्रिकल कार्बन। ठीक है, यानी कि इसमें 1 से ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे अरेंज होती हैं। उसके बाद अगर हम एपीमर्स में आ जाते हैं तो ये भी वो हैं जो विच हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एच एंड ओ एच ग्रुप एट ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन एंड दे आर कॉल्ड एपीमर्स। तो इन तीनों की मैं एग्जांपल्स की डायग्राम शेयर कर लूँगी ताकि आपको और क्लियर हो जाए।
वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मोनोसेक्राइड से इतना रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टेरोइसोमर्स इन मोनोसेक्राइड्स किस तरह से होते हैं, किस तरह से अरेंज होते हैं और किस तरह से वो केमिकली परफॉर्म करते हैं फंक्शन। हमारे पास आ जाता है सेकंड ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन का, जो है ओलिगोसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स क्या हैं? 2 to 10 सेक्राइड यूनिट से कंपोज होते हैं, लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, एंड अपॉन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड एट 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स, और लेस सोल्यूबल इन वाटर होते हैं एंड लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड्स। और अगर इसकी क्लासिफिकेशन पे देख लेते हैं तो 3 बिग ग्रुप्स में ये होता है क्लासिफाइड। एक तो होता है डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड्स एंड टेट्रासेक्राइड। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो हम पढ़ते हैं रहते हैं वो है डाइसेक्राइड्स, और ट्राइसेक्राइड्स और टेट्रासेक्राइड्स इतना इम्पॉर्टेंटली कॉमन नहीं है। तो डाइसेक्राइड्स को हम देख लेते हैं कि डाइसेक्राइड्स क्या है। सेक्राइड्स में हमारे पास आ जाता है सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, तो अब देख लेते हैं वन बाय वन की क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले डाइसेक्राइड्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डाइसेक्राइड क्या होते हैं? जब 2 मोनोक्राइड्स कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है? डाइसेक्राइड। इट इज़ अ काइंड ऑफ ओलिगोसेक्राइड एंड ये लेस स्वीट होते हैं इन टेस्ट, लेस सोल्यूबल इन वाटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। और अगर सक्रोज को देखें तो ये सक्रोज जो है वो मोस्ट कॉमनली हमारे पास शुगर कैन की तौर पे जाना जाता है। एंड अगर प्लांट्स में देखें तो हम इसको प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट डाइसेक्राइड भी कहते हैं। माल्टोज़ की बात की जाए तो माल्टोज़ जो है वो कॉमनली हमारे पास माल्ट शुगर कहलाता है, और इट इज़ एन इंटरमीडिएट डाइसेक्राइड, यानी कि जो ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजीन की फेस में आता है, तो हम इसको कहते हैं कि ये इंटरमीडिएट डाइसेक्राइड है। और ये जनरली हमारे पास फाउंड होता है जर्मिनेटिंग सीड्स में है, ब्रेइंग इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह में और सीड्स वगैरह में हमें मिलता है, एंड मेल्टिंग के प्रोसेस में बहुत यूज़फुल होता है माल्टोज़। उसके बाद अगर हम लैक्टोज़ में देखते हैं तो इट इज़ कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर, यानी कि फाउंड इन द मिल्क ऑफ मैमल्स, 4 to 6% इन काउस मिल्क, 5 to 8% इन ह्यूमन मिल्क्स। तो इट इज़ ऑल्सो अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ चीज़, यानी कि बहुत यूज़फुल। डाइसेक्राइड जो है वो हमारे बहुत काम आता है। ओलिगोसेक्राइड मतलब कि इंडस्ट्रीज़ में, और डाइसेक्राइड्स ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी होती हैं फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड फॉर एनर्जी सोर्सेज। तो अगर मैं इसकी फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करूं तो आप ये देख लीजिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ सक्रोज़ किस तरह से होती है, फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज़ किस तरह से होती है, और फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोज़ किस तरह से होती है। तो मैं इन तीनों के स्ट्रक्चर्स शेयर कर लूँगी, वो आप देख लीजिएगा। तो थर्ड हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आती है वो आती है पॉलीसेक्राइड्स की। पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं मोर देन 10 सेक्राइड यूनिट, यानी कि तो ये हमारे पास हाईली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं और इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं और टेस्टलेस होते हैं, यानी कि जो स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट होगा वो मोनोसेक्राइड होगा, जो टेस्टलेस कार्बोहाइड्रेट होगा वो पॉलीसेक्राइड्स होगा। तो पॉलीसेक्राइड्स में हमारे पास होमो और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स आ जाते हैं। होमो में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है स्टार्च, ग्लाइकोजीन, सेलुलोज, चिटिन की, और हेट्रो में आ जाती है अगर पैक्टिन और पेप्टिडाइग्लिकन। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद अगर हम इसकी होमो पॉलीसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन पे देखते हैं तो हमारे पास स्टार्च आ जाता है, और ग्लाइकोजीन, सेलुलोज, चिटिन। अभी हम ये देख लेते हैं स्टार्च की फॉर्मेशन की मैं स्ट्रक्चर आपके पास शेयर करती हूँ, वो भी आप देख लें, उसको देख के समझ लेते हैं। देखिए स्टार्च किस तरह से फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ 100 ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज, यानी कि कंडेंसेशन होगी अल्फ़ा ग्लूकोज की, और उसके बाद जो है इट इज़ मेनली स्टोर्ड इन रूट स्टेम। लाइसिस के बाद ये माल्टोज़ जो होगा फर्स्ट फॉर्म्ड होगा, उसके बाद बाय माल्टेस एंजाइम एंड यील्ड ग्लूकोज, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से ये कन्वर्जेशन हुई है। उसके बाद जो है वो हमारे पास स्टार्च फॉर्म्ड हुआ है, एमेलोज, उसके बाद ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर में आपने ध्यान में रखी हैं। उसके बाद ग्लाइकोजीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो ग्लाइकोजीन होता है ये भी स्टार्च की तरह होता है, होमो पॉलीसेक्राइड, और कंपोज होता है अल्फ़ा ग्लूकोज के। स्टोरेज होता है कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल, और मेनली स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। एनिमल स्टार्च इसको बेसिकली हम कहते हैं। और द डाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजीन जो होती है वो क्वाइट सिमिलर होती है स्टार्च से। यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा कि किस तरह से ग्लाइकोजीन का है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं सेल्यूलोज पे, तो सेल्यूलोज भी हमारे पास एक मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट है और होमोपॉलीसेक्राइड है, बट ये स्टार्च एंड ग्लाइकोजीन से डिफरेंट है।
क्योंकि हमने देखा था कि स्टार्च और ग्लाइकोजन जो थे वो किस तरह से फॉर्म हो रहे थे, कंडेंसेशन ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज। लेकिन ये जो सेलुलोज है ये किससे हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ बीटा ग्लाइकोजन। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि अल्फ़ा ग्लूकोज का कहाँ पे कंडेंसेशन हो रहा था, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन में, और सेल्यूलोज में किसका हो रहा था, बीटा ग्लाइकोज का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इट इज़ स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स, क्योंकि ये प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि सेल्यूलोज आपको पता है कि सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट की सेल वॉल में। तो कॉटन एंड पेपर आर द प्योर फॉर्म्स ऑफ सेल्यूलोज। तो हमने ये स्ट्रक्चर आपके पास शेयर किया है सेल्यूलोज का, ये आप देख लीजिएगा। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि इसमें कंडेंसेशन किसकी हो रही है, बीटा ग्लूकोज की। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं चिटिन पे। चिटिन जो है वो हमारे पास सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है अर्थ पे, और ये होमोपॉलीसेक्राइड है, और ये बेसिकली हमारे पास सेल वॉल्स ऑफ फंजाई में पाया जाता है और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में। तो ड्यू टू द अकरेंस ऑफ चिटिन इन फंगल सेल वॉल इट इज़ ऑल्सो नोन एज फंगल सेल्यूलोज। यानी कि आप इसको क्योंकि ये फंजाई के सेल वॉल में मौजूद होता है तो आप इसको फंगल सेल्यूलोज भी कह सकते हैं। और चिटिन इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एन एसिटल ग्लाइकोसमाइन, ठीक है, विच इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, मतलब कि एक मॉडिफाइड फॉर्म में भी आप इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं, यानी कि आप इसको डेरिवेटिव कह सकते हैं। और it has an unbranched structure like cellulose in which alternative upright and inverted N-acetyl glycosamine residues are linked together by 1,4-glycosiding linkage। यानी कि जितना भी आपने ये ध्यान में रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का जितने भी लिंकेज होते हैं वो किस पे बेस होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पे। तो जितना भी लिंकेज होगा आपने ध्यान में रखना है कि कौन सा लिंकेज आप उसको नेम देंगे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में। तो अभी हमने सब कुछ देख लिया है, उन सब टॉपिक्स को कवर कर लिया जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स के पोर्शन में आते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन और फिर उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन के जो ग्रुप्स में वो हैं, उन सब चीज़ों को हमने क्लियर कर दिया है। होपफुली आपको क्लियर हो गया हो। और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी था, इसलिए मैंने बहुत से स्ट्रक्चर यहाँ पे स्क्रीन पे भी शेयर किए हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने हो तो आप वो भी ले लें ताकि और क्लियर हो जाए, क्योंकि डायग्राम्स और स्ट्रक्चर से ऐसा होता है ना कि क्लियरेंस और बढ़ जाती है आपकी। तो होपफुली मैंने अच्छे से समझा दिया हो कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक। अगर अभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आंसर कर सकूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।